अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ साहब है, मैं आपका केमिस्ट्री का प्रोफेसर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वेव नेचर क्या होती है। किसकी वेव नेचर डिस्कस की थी? पार्टिकल की। किसने जस्टिफाई किया था? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने क्या किया था? एक ऐसी डेवलप की थी जिसने उन्होंने बताया था कि मास का साथ वेवलेंथ रिलेशनशिप है, और ये भी उसने डिस्क्राइब कर दिया था कि पार्टिकल कौन से होंगे, आया तो मैक्रो पार्टिकल होंगे या माइक्रो पार्टिकल होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हाइजेनबर्ग कंसर्वेटिव प्रिंसिपल क्या है। अगर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को देखें तो हमारे पास बोर का मॉडल है। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल में, अब बोर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? पार्टिकल नेचर रखता है, नेचर। अब पार्टिकल नेचर कैसे रखता है या उसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है? ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये न्यूक्लियस से एक ऑर्बिट है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की दो चीजें, दो प्रॉपर्टीज इकट्ठे मालूम कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर के मॉडल के मुताबिक हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। दूसरा हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम, वेलोसिटी या मोमेंटम। बेसिकली ये बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, हम कब मालूम कर सकते हैं? सेम टाइम में मालूम कर सकते हैं। ये था हमारे पास बोर मॉडल के मुताबिक जो असम्पशन थी कि बोर के मॉडल के मुताबिक हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वो किस वेलोसिटी से अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है या उसका मोमेंटम क्या है, एट द सेम टाइम मालूम कर सकते हैं। इसका एक कांसेप्ट आ गया डी ब्रॉगली ने दिया वेव इक्वेशन का। डी ब्रॉगली, अब डी ब्रॉगली ने क्या किया? जो मटेरियल है वेव नेचर, जो मटेरियल के पास लैम्डा एग्जिस्ट करता है, जिसको क्या कहते हैं? वेव नेचर एग्जिस्ट करती है। इसकी वेव नेचर जैसे हमारे पास डिफिकल्टी आती है वेलोसिटी कैलकुलेट करने में। तो इस चीज को असम्पशन करते हुए हाइजेनबर्ग इसने असम्पशन डेवलप कर दी, इसने एक पोस्टुलेट डेवलप कर दिया कि चेंज ऑफ पोजीशन of electron and velocity, इसको क्या कहते हैं? मोमेंटम of electron cannot find at same time। ये उसने assumption डेवलप कर दी, किसने? हाइजेनबर्ग। उसने क्या कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है, हम सेम टाइम में मालूम नहीं कर सकते। किस बेस पे assumption दी? उसने डी ब्रॉगली की बेस के ऊपर। क्योंकि डी ब्रॉगली ने क्या कहा था? जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे पास पार्टिकल है, उसकी क्या होती है? वेव एक्सिस्ट करती है। वो ने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन क्या मतलब पार्टिकल नेचर रखता है, मास है, तो मास है उसमें क्या है? वेलोसिटी एक्सिस्ट कर रही है। मास है उसमें क्या है? वेवलेंथ में बेटा, जब वेवलेंथ से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन सेम टाइम मालूम करना डिफिकल्ट हो जाती है। ये किसने असम्पशन डेवलप कर दी? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने इक्वेशन डेवलप की, वो इक्वेशन क्या है? डेल्टा x इनटू डेल्टा p इक्वल ओवर h ओवर 4y। अगर इस इक्वेशन को आप देखें, हमारे पास डेल्टा x क्या है? चेंज इन
चेंज इन पोजीशन किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और डेल्टा पी हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन के। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज आ गया, इलेक्ट्रॉन की पहली पोजीशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन की बाद की पोजीशन क्या है, ये हमारे पास चेंज आ सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है, ये हमारे पास क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप देखें, ये इक्वेशन क्या कहती है, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल h ओवर 4 पाई। अगर मैं डेल्टा एक्स को बढ़ा दूं तो डेल्टा पी इन सेम रिस्पेक्ट क्या होगा, कम होगा, बिकॉज़ h ओवर 4 पाई इक्वल करने के लिए। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं कम कर दूं तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, किसके लिए, h ओवर 4 पाई को अटेन करने के लिए। दूसरे तो मैं ये भी कह सकता हूं, अगर डेल्टा x एक्यूरेट मालूम करने की कोशिश करूं तो डेल्टा पी में क्या आएगी, नॉट एक्यूरेसी। उसमें हमारे पास क्या आ सकती है, अनसर्टेनिटी आ सकती है। अगर मैं इसको चेंज ऑफ मोमेंटम को 100% एक्यूरेट मालूम करने की कोशिश करूं तो मेरे पास अनसर्टेनिटी किसमें है, क्या चेंज इन पोजीशन में। तो ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है या एक लॉ है जिसको कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसी चीज को जस्टिफाई किया है साइंटिस्ट ने कि आया कि हम चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसको कहते हैं कॉम्पल्स इफेक्ट, कॉम्पल्स इफेक्ट। जब कॉम्पल्स इफेक्ट की बात करते हैं तो इसने दो एक्सपेरिमेंट किए, एक की विजिबल लाइट के सेंस में, दूसरों से किस सेंस में बात किया, एक्स रेज के रिस्पेक्ट कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम कर जाता है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मालूम कर जाता है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया, एक किसकी रिस्पेक्ट किया, विजिबल लाइट के सेंस में, दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स रेज। सपोज करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन के उसने क्या किया, ये विजिबल लाइट फॉल कर दी। यहां से मैग्नेटिक जनरेट होता है, जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ ग्रेटर है एज कंपेयर टू साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो विजिबल लाइट ने क्या नहीं किया, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई नहीं है। उसकी रीजन क्या है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स से इलेक्ट्रॉन के साइज से, इलेक्ट्रॉन के डायमीटर से। तो जब उसके साथ नहीं टकराई तो हमारे पास पोजीशन कैलकुलेट करना, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कैलकुलेटेड। तो इसका विजिबल लाइट से किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि इस इलेक्ट्रॉन का कौन सी ऑर्बिट में डिस्कस है, आया कि इलेक्ट्रॉन वो है 1 ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन है 2 ऑर्बिट में, या इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिट में, विजिबल लाइट कभी भी नहीं था। नेक्स्ट इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, ये इलेक्ट्रॉन, जब इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या फॉल किया, एक्स रेज, एक्स रेज की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से क्या कम है, जब से टकराई है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो यहां से हमने क्या किया, चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन। तो जब इसको एक्स रेज, इसको कहते हैं एक्स रेज, ये एक्स रेज है हमारे पास, एक्स रेज की जो
साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हमारे पास एक्सिस क्या करती है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये हमारे पास एक्सिस टकराई है इलेक्ट्रॉन के साथ, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया तो उसकी फिर क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो यहां वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। वेलोसिटी इज नॉट डिटरमाइंड, या कैसे वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइक उसमें एक्यूरेसी, उसमें 100% एक्यूरेट वैल्यू निकालना बनाने क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों, उसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ये हमारा आज का टॉपिक है, ये बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या डिस्कस किया है, हेज़नबर्ग का प्रिंसिपल क्या था, हेज़नबर्ग से पहले बोहर ने क्या डेवलप की थी, और ये लास्ट में हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट शार्प क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा है, क्वांटम नंबर। कौन सा है, क्वांटम नंबर। अब क्वेश्चन है कि क्वांटम नंबर क्या होता है। एक क्वांटम नंबर एक कंप्लीट सेट है, कंप्लीट sets of number that explain complete description of electron, कि वो स्पेसिफिक सेट्स ऑफ नंबर जो एक इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। अब उसने बात की है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन किस शेल में होगा, इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कौन सी होगी। ये तमाम बातें हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स के। कि क्वांटम नंबर ने क्या किया है, तो एक ऐसा कंप्लीट सेट ऑफ नंबर है जो एक इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन देता है, मुकम्मल उसकी वजाहत करता है। अब वजाहत कैसे पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, ऑर्बिट नंबर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, उस शेल के सब शेल में कहां होगा बेटा, उस शेल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगी, आया कि वो स्पिनिंग क्लॉकवाइज कर रहा है, आया कि स्पिनिंग को एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ये तमाम बातें हमें किससे मालूम हो सकते हैं, क्वांटम नंबर से। तो चार टाइप के क्वांटम नंबर है, तो पहला डिस्कस करते हैं, उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें, बोर के मॉडल के मुताबिक एटम, ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं। कि एटम जो हमारे पास सेंटर में एग्जिस्ट करता है, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन जहां मौजूद है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, उसको हम किससे जाया करते हैं, एंड से जाया करते हैं। किससे जाया करते हैं स्टूडेंट्स, एंड से। और एंड का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तो हम कहते हैं जो बोर के मॉडल के अंदर ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं, उन ऑर्बिट को कैसे शो करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल एंड। अब हमने ये बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको आइडेंटिफिकेशन किससे करते हैं, स्मॉल एन से करते हैं। इस स्मॉल एन की एक वैल्यू भी है, वैल्यू। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इस एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो, जीरो, पॉजिटिव
इसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि n हैज नो वैल्यू, n की वैल्यू 0 क्यों नहीं है? डियर स्टूडेंट, जब n की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्बिट में नहीं है। जब ऑर्बिट नहीं है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारे पास एटम भी नहीं है। तो एटम के लिए ऑर्बिट का होना लाजमी है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। अब ये एटम क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल या शेल। अब हम देखते हैं कि ये शेल कैसे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं। अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 1, तो हम कहते हैं ये हमारे पास कौन सा शेल है, k शेल है। ये शुरू में हमने बता दिया जब भी n की वैल्यू 1 होगी तो हम k शेल की बात करेंगे। n इज इक्वल टू 2, उसके लिए हम कौन सा बात करेंगे, l शेल। अगर n इज इक्वल टू हम क्या कर दें, 3 कर दें, उसके लिए क्या हो जाएगा, m शेल। अगर n इज इक्वल टू 4 कर दो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास n शेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये n या शेल बताते क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जिसको हमने n से डिराइव किया हुआ, n हमें दो चीजें बताता है। एक तो कहता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है, उस शेल के क्या होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जब इलेक्ट्रॉन के शेल का पता चल जाएगा हम उसकी एनर्जी बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है। दूसरा हमें क्या पता है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, कि एटम का साइज क्या है। एटम का साइज हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के ऊपर। डियर स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहां, तो ये हमारे पास ये रेडियस कहलाएगा, अगर उसका एक ही ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है हमारे पास यहां, तो ये उसका रेडियस बन जाएगा, साइज बन जाएगा, अगर ये वैलेंस ऑर्बिट इंक्लूड हुआ तो। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां मौजूद है और अगर वो ऑर्बिट वैलेंस ऑर्बिट कहलाएगा तो उसमें हमारे पास साइज ऑफ एटम आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट दूर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, उतनी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट हाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है एट वन ऑर्बिट के अंदर तो वो न्यूक्लियस से करीब है, जब न्यूक्लियस से करीब है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब वही इलेक्ट्रॉन एट टू ऑर्बिट मौजूद है, जिसको क्या कह रहे हैं, एल शेल की बात कर रहे हैं, एल शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इससे हमारे पास अगर एल की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे पास क्या उसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये दो बातें में एक्सप्लेन करते हैं। एक एक्सप्लेन करते हैं कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एनर्जी आ गई। किसी भी एटम का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको कौन से एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और कौन से स्ट्रिंग क्वांटम नंबर है। आज तक का टॉपिक हमारा यहां क्लोज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।